नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरपीएस 24 स्टडी में। आई होप कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th का साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम 40 टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बात हम करेंगे जो परीक्षा के लिए वीवीआई रहेगा। पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा वास्तविक है, आभासी और सीधा है, वास्तविक और सीधा है, आभासी और उल्टा है। तो आंसर हो जाएगा आभासी और सीधा है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 cm हो तो उसकी फोकस दूरी होगी। तो उसकी फोकस दूरी होगी 20 cm। फोकस दूरी होगी 20 cm। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है, तो दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकती है दूरदृष्टि वाले, और निकट दृष्टि वाले निकट की वस्तु को साफ देखती है। किस दर्पण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है? किस तरंगदैर्घ्य का किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? तो आंसर होगा लाल रंग का, यानी लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है। सातवां क्वेश्चन है, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? जिस यंत्र से विभवांतर मापा जाता है उस यंत्र को क्या कहा जाता है? तो वोल्ट मीटर कहा जाता है। वोल्ट मीटर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो ओरेस्टेड भी हो जाएगा और टेस्ला भी हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी बिंदुओं पर समान होता है। सभी बिंदुओं पर समान होता है। ऑप्शन होगा डी, सभी बिंदुओं पर समान होता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं तो जनित्र कहते हैं। जनित्र। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन है? यानी कौन गैस हो जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो CO2 हो जाएगा। CO2। ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? तो सूर्य को, यानी अनंत स्रोत सूर्य है। 2mg + O2 2mgO, यह अभिक्रिया कौन सी है? कौन सी अभिक्रिया है? तो अभिक्रिया हो जाएगा यह संतुलित समीकरण हो जाएगा। संतुलित समीकरण। 2mg, 2 मैग्नीशियम है, 2 मैग्नीशियम, और यहाँ पर O2 है,
यहाँ पर O2 है। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित से क्या कहा जाता है? कह रहे कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहता है? उपचयन कहा जाता है। उपचयन। रासायनिक अभिक्रिया CuO, रासायनिक अभिक्रिया CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O में हाइड्रोजन का क्या होता है? तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण होता है। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण होता है। वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं? जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं? तो जब हाइड्रोक्सिल आयन देता है तो भस्म कहा जाता है। भस्म। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों? क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होती है। ऑप्शन नंबर सी। जिंक की अपेक्षा टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होती है। 20वां क्वेश्चन है, हमारा शरीर किस pH परास के बीच कार्य करता है? ये हो जाएगा 6 से 6.8। कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? कौन सी धातु? तो हो जाएगा ब्रोमीन। अधातु है। अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है तो हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन। इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? यहाँ पर दे रहा है धातु। कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो हो जाएगा मरकरी। मरकरी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ाना लाभकारी है? लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए तो हो जाएगा यशद लेपन। यशद लेपन। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो हो जाएगा 3 नाइट्रोजन अणु में। प्रोपेन C3H8 का संरचना सूत्र है, तो ध्यान दीजिए संरचना सूत्र हो जाएगा C को है 3 को 1 2 3 और इसमें यहाँ पर एक कलबा जोड़ देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 H H H H H H H और H। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। कार्बन हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगला एक क्वेश्चन, अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व कौन है? तो हो जाएगा अक्रिय तत्व हो जाएगा हीलियम। अक्रिय तत्व हीलियम है। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 6 होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? ये हो जाएगा टीबी भी होता है, निमोनिया भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बी और सी सही हो जाएगा। बी और सी, ऑप्शन नंबर डी सही। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग? मानव शरीर का औसत प्रकुंचन दाब कितना है? तो हो जाएगा 120 mmHg यानी 120 पारा। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? ये हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें से सभी।
मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। तो ऑक्सीन एक हार्मोन है। ऑक्सीन एक हार्मोन है। पुष्प में परागकण कहाँ बनते हैं? पुष्प में परागकण कहाँ बनते हैं? तो हो जाएगा पुंकेसर में। पुंकेसर में। अगला क्वेश्चन है, अंडाणु निषेचित होते हैं। अंडाणु निषेचित होता है तो अंडाणु निषेचित फैलोपियन नलिका में होता है। अगला क्वेश्चन है, वंशागति नियमों का प्रतिपादन किसने किया? वंशागति नियमों का प्रतिपादन किसने किया? वंशागति का नियम का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन दिया है। और यहाँ पर दिया है जेसिबोस ग्रेगर जॉन मेंडल। इसका आंसर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? तो आंसर हो जाएगा सी, समवृत्ति अंग। निम्नांकित में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? तो हो जाएगा DDT। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? भूमिगत जल का उदाहरण है। भूमिगत जल का उदाहरण है तो हो जाएगा कुआं। कुआं। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है।